सियासत में सिंबलिज्म की भी कोई अहमियत होती है तो यकीनन आज अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। अब रिकॉर्ड अपने आप में ही एक ऐसी चीज़ होती है कि जो एजाज़ पहले किसी को हासिल ना हो, तो मेरे नज़रिए में उनका रिकॉर्ड है, क्योंकि उनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ एक साल के अंदर दूसरी मुलाकात हुई है। ये पहलू भी हमारी आज की जो गुफ्तगू है उसका एक मुख्तसर सा हिस्सा रहेगा, लेकिन जो बड़ी बात है जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि अल्ताफ़ बुखारी साहब और इनकी पार्टी प्राइम मिनिस्टर से चाहते क्या हैं और प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। पहले हल्की पुल्की बात कर लेता हूँ कि ये मैं क्यों कहता हूँ कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं नज़र घुमा के देख रहा था, जब मुझे पता चला कि बुखारी साहब की मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो मैं थोड़ा देख रहा था फ्रीक्वेंसी और इम्पॉर्टेंस के एतबार से, क्योंकि जो तर्ज अदा है ये बड़ी मायने रखती है सियासत में। 1950 और 60 की जो दहाई है उसमें अक्सर जो प्राइम मिनिस्टर हजरात रहे हैं वही ज़्यादातर इधर जम्मू कश्मीर में आ जाया करते थे। कुछ रोज़ पहलगाम में चले गए, गुलमर्ग में चले गए, सोनामर्ग में चले गए। वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के लीडरान के कद इस किस्म के थे कि वो चाहते थे कि वो दिल्ली ना आए और वहाँ के लीडरान आकर यहाँ से आकर इनसे मुलाकात करें, ऐसी बात नहीं थी। सेहत अफजा मुकाम थे, यहाँ पे कई दिनों के लिए वो रहा करते थे। जब नेहरू आते थे तो वो 3-3 हफ्तों के लिए पहलगाम में ही रह लिया करते थे, और कैबिनेट के बहुत सारे वज़रा, बड़े जो टॉप ऑफिसर्स हैं, वो ब्रीफिंग वगैरह करने के लिए पूरे पूरे जो सूट केसेस हैं कागज़ों के भर के वो आते थे, नेहरू साहब से मशवरा करके पहलगाम में वहीं से वापस चले जाया करते थे। जो 70s की दहाई है उसमें कुछ कशमकश इस किस्म की रही कि कभी वो भी इधर आ जाया करते थे, कभी ये भी उधर चले जाया करते थे, लेकिन एक ट्रांजिशन थी। ट्रांजिशन जो है वो सिर्फ एक लीडरशिप की ट्रांजिशन नहीं थी, एक कंप्लीट पॉलिटिकल आइडिया की ही ट्रांजिशन थी। और 80s की और 90s की जो दहाई है उसमें मेरे ख्याल से लीडरान को कभी ज़्यादा एक दूसरे से ज़्यादा मिलने का मौके भी नहीं मिले। अगर मौके मिलते भी थे तो वो बड़ी एक मुश्किल किस्म की बातचीत हुआ करती थी। ये ज़्यादा ऑफिसर ही अपने आप में डील कर लिया करते थे, यानी आप 82 से लेकर 96 तक देखें, और 96 के बाद भी 3-4 साल जो हैं उनमें अफसर ही आपस में बातें निपटा लिया करते थे। मान लीजिए 1996 के बाद अशोक जेटली गए दिल्ली में, अगर वो चले गए तो फारूक अब्दुल्ला साहब को जाने की ज़रूरत क्या है, इस किस्म का कुछ रहता था। 2002 के बाद ये रवायत बनी कि मुफ्ती साहब थे यहाँ पे वीकेंड के ऊपर, यहाँ पे फ्राइडे इवनिंग को जहाज़ में बैठे तो दिल्ली चले गए, सैटरडे मॉर्निंग को अडवाणी साहब के यहाँ मुलाकात की, पोहा के ऊपर नाश्ता कर लिया या किसी और मिनिस्टर के साथ मुलाकात कर ली, सोमवार को वापस आ गए। रियासत के अंदर एक काफ़ी इंप्रेशन रहता था कि दिल्ली में बहुत बात सुनी जा रही है, जो वो डायलॉग वायलॉग की बात हो रही है उसके बारे में भी बातें हो रही हैं, और बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट वगैरह के ऊपर इसके ऊपर बात हो रही है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मरकज़ से एक ऑन गोइंग प्रोसेसेस होते हैं, स्कीमें होती हैं, चीज़ें होती हैं, चल रही होती हैं। वो अगले हफ्ते किसी चीज़ का अगर अनाउंसमेंट होना है तो अगर आपकी वीकेंड के ऊपर मुलाकात हुई है तो लोगों के जहन में ये बड़ी चीज़ रहती है कि ये इन्होंने करवाया है। मुझे ये बात बड़ी याद है कि जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल खोलकर वहाँ से ट्रैवल के लिए पहली बार, आज थोड़ा सा क्योंकि बंद है तो नज़रिया आपका मुख्तलिफ हो सकता है, जब खोल रहे थे, बस चलाने की बात चल रही थी, उस वक्त अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी। हुआ तो फिर जाकर मनमोहन सिंह के टाइम, लेकिन वाजपेयी साहब ने एक बार मुफ्ती साहब को कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या ख्याल है, तो मुफ्ती साहब ने आकर उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। जब ये हुआ तो लोगों को लगा कि भी इसमें मुफ्ती साहब का ज़रूर बहुत बड़ा रोल था, तभी जाकर ये बात हो पाई। जब गुलाम नबी आज़ाद आए तो तब ये रूटीन है, ये और ज़्यादा बिल्कुल एक जैसे एक ऑफिशियल कैलेंडर होता है, ऐसा शेड्यूल बन गया कि फ्राइडे इवनिंग को जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, सोनिया गांधी साहिबा से मुलाकात हो रही है, प्रणब मुखर्जी से हो रही है, चिदम्बरम से हो रही है, बीच बीच में कभी महीने 2 महीने में एक बार मौका मिल गया तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब से भी मुलाकात हो गई, और वापस आए। सोमवार को सीधा हवाई अड्डे से ही चले गए दौरा करने के लिए, किसी अस्पताल पे छापा मार दिया, किसी दफ्तर में चले गए, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर चले गए, तो पता चलता था कि भी है कुछ सिस्टम जो है, डायनामिज्म है सिस्टम में, वो ज़रूर है। उमर अब्दुल्ला साहब जब आए तो उन्होंने वही जो एक कल्चर है, वही प्रथा है, वो उन्होंने कैरी ऑन की गुलाम नबी आज़ाद की। मैंने दिल्ली में चले गए, सोनिया जी से मिले, प्राइम मिनिस्टर के साथ उमर अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिला करते थे, राहुल गांधी के साथ मोरिया शेराटन में गए, जाके खाना वाना खा लिया। तो ये था एक, दिल्ली में आप जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ मिलकर सारा काम काज हो रहा है, और रियासत के लोगों के ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट होता था। अगर आप में
दिल्ली की रस्सी अगर अच्छे से पकड़ी हुई है तो यहाँ पे भी लोगों को यकीन रहता है कि भाई बंदे में दम है। अगर रस्सी वहाँ से ढीली है तो यहाँ पे क्विकली लोग इम्प्रेशन गेन करना शुरू कर देते हैं कि ये शायद कुछ ही दिनों की बात हो सकती है, क्योंकि अलायंस वलायंस ये सारी चीज़ें होती हैं। उस तफसील में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन जब से मोदी साहब आए तब से ये सिलसिला जो है वो बिल्कुल बदल गया। और मुफ्ती सईद प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले 2 रोज़ पहले उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मुलाकात हुई थी पब्लिकली। मेरी नॉलेज में भी यही है, शायद आपकी नॉलेज में भी यही होगा। हमें नहीं पता कि इसके अलावा कभी 1 to 1 उनकी कोई और मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ रही हो। इसी तरह से महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनका भी जब चीफ मिनिस्टर बनी वो अप्रैल 2016 में, उसके 5-6 दिन पहले उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई। बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी कभी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात नहीं हुई। यानी इनके अपने अपने दौर में 1 साल में एक ही क्या कि पूरे टेन्योर में सिर्फ एक ही मुलाकात हुई। कभी 2 मुलाकातें साल में तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ के बड़े लीडर हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, और प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मुसलसल अब दूसरी बारी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब। वो शायद भले ही प्राइम मिनिस्टर से दिन में कई बार मिलते होंगे, लेकिन पब्लिकली ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उन्होंने ये बात की जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक और इसका कोई सामने बयान आया। हो सकता है उधर दफ्तरी कामकाज में शायद दिन में कई बार मिलते होंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस बैकग्राउंड में अगर आप देखें कि भी अल्ताफ़ बुखारी साहब की साल में 2 बार मुलाकात हो जाए प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि नहीं। अब जो असल बात मैं करना चाहता था कि अल्ताफ़ बुखारी साहब की ख्वाहिशात क्या हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब से हासिल क्या करना चाहते हैं। इस सिलसिले में चंद हफ्ते पहले मैंने उनके साथ बात की थी। मैंने उनसे पूछा कि आपका विज़न क्या है जम्मू कश्मीर के लिए और उसको अचीव करने के लिए आपके पास स्ट्रेटजी क्या है, तरीका क्या है। तो अल्ताफ़ बुखारी साहब की एक बात तो आप मानेंगे कि वो बिल्कुल एक सीधी सी बात करते हैं। उन्होंने कहा, जी मेरा कोई विज़न वगैरह नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि जो पावर है वो लोगों के पास जाए, जो रियासत है वो बहाल हो और रियासत लोगों के पास वापस जाए। यानी इंतखाबात हों और एक पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो हो, और रियासत उससे पहले या उस दौरान, ये कभी नहीं कहते कि पहले ये करें या बाद में वो करें, वो कहते हैं कि रियासत बहाल हो, इंतखाबात हों और पावर लोगों के पास जाए। मैंने कहा किन लोगों के पास जाए, तो वो कहते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनको लोग वोट डालना चाहते हैं। मैंने एक बड़ा रिस्क लिया था, मैंने ये काम किया है, यहाँ तक एक सिचुएशन को पहुँचाया है। तो मुख्तसर सी बात हुई, मैं कोई चीज़ इनको एट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। आज फिर एक मुख्तसर सा राब्ता हुआ, वो मैं आखिर में उसका जिक्र करूँगा। लेकिन बात है ये बात ये है कि पिछले साल मार्च के महीने में 8 तारीख को अल्ताफ़ बुखारी साहब ने एक नई पार्टी बना डाली जिसका नाम था अपनी पार्टी, और नाम है बल्कि अपनी पार्टी। अपनी पार्टी में ये एक अहमियत थी कि ये कुछ 24-25 एक्स MLAs और एक्स मिनिस्टर्स को लेकर इन्होंने टेक ऑफ किया। उसको मैं कंपेयर करता हूँ 99 में जब मुफ्ती सईद बना रहे थे अपनी पार्टी, जब उन्होंने बनाई, वो 6 महीने अब्दुल अजीज़ जरगर के पास जाते रहे। वो एक्स MLA थे, वो थे कासिम साहब के वक्त में, वो थे मिनिस्टर, उनके पास जाते रहे कि आप हमारी पार्टी में आ जाएं। वो चाहते थे कि कोई 1 या 2 एक्स MLA तो कम से कम हमारी पार्टी में आए, हम भी लोगों को बता पाएँ कि ये लोग हमारे साथ चल रहे हैं। इन्होंने 24 को ही लेकर ये चले। लेकिन उस दिन जब मैंने अपना यही वीडियो ब्लॉग किया था, तो मैंने जो बात की थी वो शायद अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। मैंने कहा था कि ये रोड ओपनिंग पार्टी है। रोड ओपनिंग पार्टी से मेरी जो मुराद है वो ये थी कि 5 अगस्त के बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस किसी तरीके के साथ बहाल हो, उसका आप तसव्वुर भी उस वक्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे लीडरान कहते थे, आज जैसे शाह फैसल साहब हैं, इनकी भी उस वक्त पार्टी हुआ करती थी। 2-3 दिन पहले ये बड़े खबरों में थे जब इन्होंने ट्वीट करके कहा कि हिंदुस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में जगत गुरु बन रहा है। तो इन्होंने अगस्त के कुछ रोज़ पहले, क्योंकि ये इमीडिएटली डिटेंशन में नहीं गए थे, तो इन्होंने कहा कि भाई अब 2 ही तरीके रह गए हैं, या आप
सरकार का एजेंट बनकर रहे, स्टूज बनकर रहे, या आप सेपरेटिस्ट बनकर रहे, जो बीच का जो दरमियानी रास्ता यानी एक मेन स्ट्रीम लीडर आप रहें, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस में आप एंगेज रहें, ये अब पॉसिबिलिटी है नहीं है। ये पॉसिबिलिटी वाकई ही ना हो सकती अगर ये अपनी पार्टी ना बनती। इस अपनी पार्टी ने माहौल बना दिया जिसकी वजह से बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बाकी तंजीमों को जो कहते थे कि जब तक वो सारी चीज़ें बहाल नहीं हो जाती तब तक हम किसी अमल में शामिल नहीं होंगे, उन्होंने पंचायतों के इलेक्शन लड़ लिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन लड़ के लिए, एक दूसरे के साथ भी लड़ लिए वो सीट शेयरिंग के ऊपर। वो था क्योंकि अपनी पार्टी जो है वो स्पेस में बैठी हुई थी, आपके पास एक डेवलपमेंट 5 अगस्त के बाद इतनी बड़ी हो चुकी हुई थी, उसकी वजह से शायद ये मुमकिन हो पाया कि ये पार्टियां आ पाई। अपनी पार्टी ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाई, 12 सीटें ही इन्होंने ली। 8 तारीख को जब इन्होंने पार्टी बनाई तो 14 मार्च को यानी 6 दिन के बाद ही इनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होगी। जब आप 8 तारीख को आप वजूद में आते हैं, 14 तारीख को आप प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करते हैं, तो लोग दो बातें करेंगे कि आपका ताल्लुक आपस में बड़ा गहरा है। और उसकी जो तस्वीरें शाया हुई कि भी एक टेबल है ऐसे ऊंचा सा, उस पर बुखारी साहब ने हाथ रखा हुआ तो मोदी साहब ने हाथ इनका ऐसे पकड़ा हुआ है, कहीं पे कोई चाय की प्याली हिला रहा है तो मोदी साहब वहाँ पे खड़े हैं, बड़ी एक कैजुअल से तरीके के साथ बात हो रही है, तो पता चलता है कि भी बड़ी वार्मथ जो है वो दोनों तरफ से है। दूसरे रोज़ उस दिन भी जो इनकी जो बड़ी जो सारे लोग इनके साथ गए थे, उनके साथ जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, उससे पहले 15 मिनट के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुखारी साहब के साथ एक 1-to-1 मीटिंग की। अब 1-to-1 मीटिंग की डिटेल्स जो हैं वो पता नहीं होती हैं किसी को। दूसरे दिन वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, उसकी एक ख़ास वजह है कि इनकी होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। लगभग 2 घंटे वो मुलाकात चली, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो बड़े बड़े ऑफिसरान हैं, एहलकार हैं, वो भी मौजूद थे और इनका डेलीगेशन भी थे सारा। इन्होंने एक 38 नुकाती प्रोग्राम यानी एक 38 पॉइंट के ऊपर मुश्तमिल एक एजेंडा है वो होम मिनिस्ट्री के सामने रखा। और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनका माई बाप तो होम डिपार्टमेंट ही होता है, तो वो लिहाजा वो एक टेक्निकल डिस्कशन जिसको आप बोलते हैं कि बिजनेस मीटिंग, वो उस किस्म की थी, उनके सामने रखा। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, रियासत बहाल करें, इंतखाबात करवाएं, ये जो कवानीन अराजी हैं यानी लैंड लॉज हैं, इनको लैंड की प्रोटेक्शन दें, जॉब्स की प्रोटेक्शन दें, डोमिसाइल की प्रोटेक्शन दें, जम्मू कश्मीर बैंक की जो ऑटोनॉमी है उसको इन्हांस करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में बच्चों की जो उम्र है उनको और ज़्यादा मोहलत दें कि वो 40 साल की उम्र तक भी इम्तिहान लिख सकें, सड़कों की हालत बेहतर करें, एम्प्लॉयमेंट का करें, जंगलात के कवानीन हैं ये लगाएं, वगैरह वगैरह। कुल मिला के कोई 38 नुकाती प्रोग्राम जो ये था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट ये था कि एक तो होता ना कि जैसे ये कल प्राइम मिनिस्टर से रात को मिले, शाम को मिले, तो इन्होंने आज स्टेटमेंट जारी की, हमें ये पता है कि ये क्या कहते हैं, हमें ये नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर ने इनको क्या कहा। उस रोज़ होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा तौर के ऊपर अपनी सरकारी स्टेटमेंट जारी की और उस सारी स्टेटमेंट में ये जो बातें इन्होंने सारी उनके सामने रखी थी, इनमें लगभग सारी बातों के ऊपर इनको एश्योरेंस दी। डोमिसाइल की प्रोटेक्शन के लिए एश्योरेंस दी, लैंड की प्रोटेक्शन के लिए, कल्चर की आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन के लिए एश्योरेंस दी। जब हम कल्चर और आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसेंशियली हम लैंड की और डोमिसाइल की, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये होम मिनिस्ट्री की अपनी सरकारी स्टेटमेंट थी। उसके बाद अगर कोविड ना होता, क्योंकि ये हुआ तो साथ ही में 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद लॉकडाउन वगैरह भी शुरू हो गया, अगर कोविड ना हुआ होता तो शायद हो सकता है कि ये अपनी पार्टी के लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाके बताते कि जी ये हुआ था। एक तो होगी कोविड की मार लग गई, दूसरा मामला एक और हो गया कि 1 अप्रैल को या 31 मार्च को या 1 अप्रैल को डोमिसाइल लॉ आ गया। और डोमिसाइल लॉ में जो है वो ओपन कर दिया गया कि भी मुल्क भर से कोई भी आकर यहाँ के जो मुलाजमतें हैं या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन वगैरह, यानी एक ओपन चीज़ कर दी। कुछ चीज़ों में थोड़ी वेगनेस थी लेकिन डोमिसाइल खोल दिया गया। रिजर्वेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को लिए भी क्लास 4 तक का एक जॉब जो होता है वहाँ तक वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मखसूस रहेगा। वो अपनी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल का लम्हा था, लेकिन उसको भी जैसे वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि पुल थ्रो,
वो ऐसे इन्होंने किया। इन्होंने मीटिंग सीख की दिल्ली में होम मिनिस्टर के साथ, और मेरे ज़राए ये भी सजेस्ट करते थे तब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ। तो आप जब इतना बड़ा कोई फैसला हो जाता है, उसको आप तब्दील करने के लिए जब कहते हैं, आपके पास एक पावर होनी चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर आप नेगोशिएट करें। जम्मू कश्मीर में तो इस वक्त सियासी तौर के ऊपर आज की डेट में भी किसी के पास कोई इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि आप सियासी तौर के ऊपर नेगोशिएट कर सकें। तो बुखारी साहब ने क्या किया होगा? मुझे लगता है शायद इन्होंने ये कहा होगा कि मैं तो ये पार्टी ही बंद कर दूंगा अगर इस तरह से हमारी मुलाकात के 15-18 दिन के अंदर अंदर अगर इस किस्म का फैसला हो जाता तो मैं तो ये पार्टी ही बंद कर दूंगा। उन्होंने तरमीम की। इनकी जो मुलाकात है ये सुबह के वक्त कोई मेरे ख्याल से 11-12 बजे 1 बजे के दरमियान जो है वो दोनों के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने तरमीम की, और तरमीम करने के बाद उन्होंने ऑर्डर नया निकाल दिया। उस ऑर्डर में जो जॉब्स हैं वो सारे रिज़र्व कर दिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, लेकिन फिर उसमें डोमिसाइल में उसके बाद बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई जिसकी वजह से बहुत सारे तरीक़ेकार बन गए कि लोग हासिल कर सकते हैं यहाँ का डोमिसाइल। दूसरी जो सेटबैक एक तरह से लगी वो ये है कि फिर कुछ महीनों के बाद जो लैंड लॉज हैं वो आ गए, और लैंड लॉज के बाद बुखारी साहब की अपनी स्टेटमेंट तो थी थोड़ा सा मोहतात सी, लेकिन इनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करके उसमें तफसीलन उन्होंने रिपीटेडली एम्फसाइज और री एम्फसाइज कर करके कहा कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड उनकी ये कमिटमेंट है हमारे साथ। जब हमने मुलाकात की थी उन्होंने कहा था कि आपके जो लैंड के राइट्स हैं ये प्रोटेक्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि ये वादा किस लेवल से आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर के लेवल से, होम मिनिस्टर के लेवल से आया, उनके इंस्टीट्यूशन की सेंक्टिटी है खुदारा, उस सेंक्टिटी के लिए जो है इसको रिव्यू किया जाए। उस रोज़ उन्होंने, अब ये मुझे तारीख नहीं याद है, ये मेरे ख्याल में सितंबर की या अक्टूबर की बात है, उस रोज़ उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही जल्द बुखारी साहब एक डेलीगेशन को हेड करेंगे और प्राइम मिनिस्टर के साथ जाकर मुलाकात करेंगे और उनको बोलेंगे कि इन सारी चीज़ों को दोबारा रिव्यू किया जाए। वो मुलाकात हुई नहीं, मेरे ख्याल से वो उसी मुलाकात का कोई प्रोसेस चल रहा होगा जो कल शाम को इनकी मुलाकात हुई। अब जाकर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, इन्होंने स्टेटमेंट जारी की है, लेकिन आज 38 पॉइंट से जो है वो नैरो डाउन करके 7 पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं। इलेक्शन के बारे में बात नहीं की क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में कॉशन एक्सरसाइज किया है इन्होंने, मोहताती के साथ बर्ताव किया है कि इलेक्शन का कहेंगे कि जी आप प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्शन करवा दीजिए जल्द से जल्द, वो तो पता नहीं करवाएंगे कैसे कब होगा, लेकिन अगर आप मुतालबा भी करते हैं सियासी तौर के ऊपर जाकर आप जाते हैं कि भी इलेक्शन करवा दीजिए, तो वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो एक क्वाज़ी जुडिशल प्रोसेस है, वो ऑलरेडी चल रहा है। उसके बीच आप इलेक्शन का मुतालबा खड़ा करना जो है वो एक मुश्किल बात हो जाती है। डिलिमिटेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट होगा उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये बात चली जाती है कि वो इलेक्शन कब करवाते हैं। हाँ, अगर ऐसी बात हो कि भाई मरकज़ ने कोई इस किस्म की रिपोर्ट देकर रखी हो, जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान हुआ था कि सिक्योरिटी के एतबार से इंतखाबात हो नहीं सकते, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी एक प्रोसेस चल रहा है, शायद उस प्रोसेस के बीच पॉलिटिकल इंटरवेंशन है वो मुमकिन ना हो। तो नंबर 1 डिमांड इनकी यही है कि स्टेटहुड को रेस्टोर कर दीजिए। नंबर 2 डिमांड है कि 4G इंटरनेट भी रेस्टोर कर दीजिए। उसके बाद ये है कि मुलाजमतें थोड़ी और खोलिए ताकि लोगों को जॉब्स मिलें, और ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एज का जो मामला है उसको इन्हांस कीजिए। हाईवे का बहुत बड़ा मामला है कि ये तो पिछले कुछ सालों से ज़्यादा ही इशू बन गया है कि लोग स्ट्रैंडेड रहते हैं। कल 2 लोगों की मौत भी हो गई, इंतज़ार कर रहे थे गाड़ियाँ खुलने के लिए। और अल्टरनेटिव हाईवेज़ हैं कि मुगल रोड है, किश्तवाड़ सिंथन पास है, उसको बहाल किया जाए। इस तरह से करके कुछ मुतालबे, और इन्होंने कहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्होंने कोई बात एट्रीब्यूट नहीं की है कि उन्होंने फ़लाँ बात के चलते उन्होंने ये इस किस्म की एश्योरेंस दी है। इन्होंने ये अपनी तरफ से बताया कि हमारे मुतालबे ये हैं। मैं एक बात कह रहा था कि जब इस लेवल के ऊपर कोई मुलाकात होती है उसके लिए पहले ग्राउंड वर्क होता है। ग्राउंड वर्क होता है, कुछ बातें तय पाई जाती हैं कि अगर ये इस तरह से आते हैं तो
इतना शायद देने के लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैंने पिछली तफसील आपके सामने रखी है कि पता नहीं उसमें ग्राउंड वर्क कितना हुआ था, लेकिन जो चीज़ें जिस तरह से ये चाहते थे उस तरह से सारी चीज़ें नहीं हुई। जिस तरह से चीज़ें तयशुदा थी वो उसी तरह से हुई। आज की जो मुलाकात है इसमें मैं सिग्निफिकेंस देखता हूँ कि शायद कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हो रही होगी, तभी इनको कहा कि आइए मुलाकात कीजिए, और ये जो मुतालबे इन्होंने बड़े मुताद तरीके के साथ रेज़ किए। तो मैंने एक मुख्तसर सा उनके साथ कि क्या इसके बाद एक जो इसके फॉलो अप में एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है या सिग्निफिकेंट कोई फॉलो अप है वो मुतवक्का है। तो बुखारी साहब इसके जवाब में काफ़ी पुरुमीद थे, लेकिन जो क्योंकि जो पिछले साल हो रही थी सारी चीज़ें वो शायद तयशुदा लाइन्स के ऊपर ही हो रही थी। आने वाले वक्त में इस बात का अंदाज़ा होता है कि आज की जो मुलाकात है इसको किस तरह से बरकत से रिस्पॉन्ड किया जाता है। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको लग रहा होगा टुवर्ड द एंड कि कुछ बातें जो हैं वो सस्पेंडेड छोड़ दी गई हैं। वो इस तरह से होता है कि कुछ बातें हालात के ऊपर भी छोड़नी चाहिए। देखते हैं कि आने वाले हफ्तों में चीज़ें इमर्ज कैसे होती हैं। मैनी थैंक्स।